हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। फिर से एक बार जुड़ गए हैं अशोका इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नए चैप्टर के साथ। और जो बच्चे अभी नीट देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, और जो बच्चे अभी 11th में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर आप लोगों के डेली लाइफ से रिलेटेड है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। आप लोग जानते भी हैं, क्लास 10th में कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होते हैं। तो हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं वन शॉट में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हो सकता है ना भी हो पाए, टाइम के रिगार्डिंग है, क्योंकि लेक्चर फिक्स रहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड अप करेंगे चीज़ों को, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को बार बार बैक करके देखते रहें ताकि उनको ज़्यादा समझ में आए। हालांकि ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कोशिश करूँगा पूरा पढ़ाने की। तो जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर क्या है? चैप्टर है क्लास 11 का 16 चैप्टर, जो कि है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखो कभी भी इस चैप्टर में पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ी कि डाइजेशन हो। पहले इस बात को समझो। एनसीईआरटी में एक चीज़ लिख के दिया हुआ है आपको कि डाइजेशन होता क्या है। तो अब देखो, आपको एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिख के दिया हुआ है डाइजेशन का, कि डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस into simplest form is known as digestion। डाइजेशन क्या होता है कि जो आपके फूड के अंदर, आप कोई भी फूड खा रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, आप मॉर्निंग में जो भी फूड खा रहे हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिसको आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। देखो समझो सीधी सी बात, खाने को तो आप आटा भी खा सकते थे, रहता तो उसमें भी स्टार्च, रहता उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, और खाने को आप रोटी भी खा सकते हो। फिर भी आप लोग क्या खाते हो? रोटी खाते हो। आपको रोटी, कई बच्चे बोलेंगे सर टेस्ट आता है रोटी में इसलिए खाते हैं हम लोग, कई बोलेंगे हम लोग परांठा खाते हैं। सही है, बात अच्छी है। कई बोलेंगे पिज्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको खाने को तो कच्चा भी खा सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी हम उसको पका के खा रहे हैं। रीज़न एकमात्र कि वो क्या हो जाए, वो हमारे लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? इजीली डाइजेस्टेबल। तो सेम ऐसे ही मैंने आपसे पूछा कि डाइजेशन की ज़रूरत क्या है। तो डाइजेशन की ज़रूरत क्या है, समझो इस बात को। आप जो फूड खाते हैं उस फूड के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। तो आप जो भी फूड खा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, फैट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, रफेज होता है, और क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, यानी आप अगर फूड खाओगे तो उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होने वाली है वो ये सब प्रेजेंट होने वाला है। आई थिंक आप अच्छी तरह जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जितने भी आप स्वीट फूड खा रहे हैं, आपका जो खाने, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आपको क्या खाना पड़ेगा? राइस। राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। वीट हो गया, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेटेड फूड है। आप ब्रेड खा रहे हो, उसके अंदर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है।
ठीक है। जितने भी स्वीट्स खा रहे हो आप, जितनी भी मिठाइयाँ आप लोग खा रहे हो, सभी के अंदर क्या चीज़ है? सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। बात आ रही है समझ में? आपको प्रोटीन चाहिए। देखते हैं ना जो लोग जिम में जाते हैं बोलते हैं प्रोटीन चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए उनको, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, जिनको प्रोटीन चाहिए या हमें भी प्रोटीन चाहिए, सबको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए क्या है, आपसे कई बार बताया भी जाता है प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, है ना। तो प्रोटीन क्या है, अगर हम बात करें तो आप पल्सिस खाओ, आपको प्रोटीन मिलेगा, है ना। और आप नॉनवेज जितना भी ले लो, सभी के अंदर प्रोटीन है। आप चिकन खाओ, मटन खाओ, आप फिश खाओ। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, एग हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया या फिश हो गया, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन का कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो फिश के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इवन मिल्क से भी ज़्यादा होता है। चाहे आप कुछ भी खा लो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट उसी के अंदर होता है, फिश के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट चीज़ बात करें हम, अगर फैट जो चाहिए आपकी बॉडी को, तो फैट के लिए आप कौन सा फूड खा रहे हैं? तो फैट के लिए आप लोग क्या खा रहे हैं? घी खा रहे हैं, ठीक है, ऑयल खा रहे हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे ऑयल आ गए हैं मार्केट के अंदर, है ना, जो कि हेल्दी भी होते हैं, अनहेल्दी भी होते हैं। हालांकि जो मस्टर्ड ऑयल होता है ये सबसे हेल्दी रहता है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है। इसके सिवा जो ऑयल है, जैसे कि अगर हम बात करें तो रिफाइंड ऑयल आ गया। हालांकि लोग खाते हैं लेकिन मैं इतना प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है वो सारी चीज़ें। तो ये सभी है। तो देखो आप जो भी फूड खा रहे हो, हर फूड के अंदर कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट है, कुछ ना किसी के अंदर प्रोटीन है, किसी ना किसी के अंदर फैट है। इवन एक बात और करूँ तो मैं न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड के कहाँ पाया जाता है, पहले इस बात को समझो। देखो कोई भी जो सेल होता है उस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये क्या चीज़ है आपका, सेल, और ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ये क्या चीज़ है, न्यूक्लिक एसिड। यानी कहने का मतलब कि आप अगर मटन खा रहे हैं, आप अलग चिकन खा रहे हैं, आप किसी प्लांट के सेल को अगर खा रहे हैं, आप किसी एनिमल्स के सेल को खा रहे हैं, तो हर एक सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। आपको ये चीज़ तो पता है कि जो आपकी बॉडी होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, वो सेल से बनी होती है। तो सेल से बनी हुई है तो सेल के अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लिक एसिड भी रहेगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। बात आया समझ में, क्लियर है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था शुरुआत में ही चैप्टर स्टार्ट करते समय कि डाइजेशन की जरूरत पड़ी क्यों। तो डाइजेशन की जरूरत देखो इसलिए भी पड़ी। अब मैं एक आपको सीक्वेंस लिख के दे रहा हूँ। देखो जितना भी फूड जो एब्जॉर्ब हुआ उस फूड का काम क्या है, तो ये एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो एक बार इसको, फिर आगे बताते हैं आपको, ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखो, समझो। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि डाइजेशन की जरूरत क्या है। तो अब देखो हुआ क्या, अभी मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताया। तो जितने भी कंपोनेंट है, आप जो भी फूड खा रहे हो उसके अंदर जितना भी कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो उसमें 4 कंपोनेंट की बात करूंगा मैं मेनली, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की एंड न्यूक्लिक एसिड की। इन 4 कंपोनेंट के बारे में मैं बात करता हूं। देखो क्या है, देखो जो भी आप फूड खा रहे हो उसका जो फैट है ना, उसका जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है उसके साथ, वो इस बात को समझो। जो भी आप फूड खा रहे हो उस फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा उसका एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद जाएगा कहाँ पे, ब्लड में जाएगा, और ब्लड इसको लेके जाएगा आपके हर एक सेल तक, और सेल के अंदर क्या होएगा, इस फूड का ब्रेकडाउन होगा। एक चीज़ तो आप सभी जानते हो, आप बार बार सुनते हो कि फूड का हम खा क्यों रहे हैं, फूड हम खाते क्यों हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है उससे इसलिए खा रहे हैं। तो वह एनर्जी मिल कैसे रही है, इस बात को देखो। जो भी आपने फूड खाया उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन आपको पता है कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इस फूड का जैसे ही एब्जॉर्प्शन होएगा, सारी एब्जॉर्ब्ड चीज़ें चली जाएगी ब्लड के अंदर, और ब्लड उसको लेके जाएगी हर एक सेल के पास, और इस सेल के अंदर होगा इसका क्या चीज़, इस सेल के अंदर होगा इस फूड का रेस्पिरेशन, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देखो कैसे, जो भी फूड खाया वो सेल में आ गया। मान लेता हूं मैं एक कंपोनेंट ले लेता हूं, अभी ग्लूकोज आ गया, क्या आ गया, ग्लूकोज। तो आई थिंक आप सभी जानते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इस ग्लूकोज को सेल के अंदर तोड़ेगा कौन, CO2 प्लस
H2O प्लस एनर्जी की फॉर्म में, कौन तोड़ेगा इसको? तो आप देखो, आपसे पूछा जाए फिर कि आप सांस लेते हो, सही बात है, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो क्यों कर रहे हैं हम? क्या ज़रूरत पड़ी है हमें ऑक्सीजन लेने की? तो ऑक्सीजन की ज़रूरत यहाँ पड़ी है। ये जो फूड है, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को तोड़ने का जो काम करेगा, ये ग्लूकोज रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और किस में तोड़ेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे किसके लिए? फॉर वर्क के लिए। यानी अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अभी चल रहा हूँ, मैं अगर घूम रहा हूँ, तो मेरे को उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिल कहाँ रही है? जो मैंने फूड खाया था वो फूड हमारे ग्लूकोज की फॉर्म में सेल तक गया था, और उस सेल में ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? जो लगातार आप कंटिन्यूसली सांस लेते जा रहे हो, ऑक्सीजन लेते जा रहे हो, ये, और इसको तोड़ेगा तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ये O2 आपने इनहेल किया था जो कि फूड को ब्रेक कर रहा है, और यही CO2 है जो कि आप लोग क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, यानी एक्सहेल करेंगे। तो कभी सोचा था कि ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर गया तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बॉडी से बाहर निकल गया? एक तो ये तरीका हो सकता है, जो गया वही आए, ये हो सकता है, लेकिन जाता है ऑक्सीजन और आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहाँ से? तो यहाँ से आता है, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन गया जाएगा सेल में ग्लूकोज को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और दिस एनर्जी वी यूज फॉर आवर वर्क, है ना। हम हमारे वर्क के लिए इस एनर्जी को क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। तो ये तो पता चल गया हमें कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उस फूड का फेट क्या होने वाला है ना, उस फूड का भविष्य क्या होने वाला है। आप देखो, उसको अल्टीमेटली देना है एनर्जी। अब देखो, ठीक है, एनर्जी देना है, तो जो भी हमने फूड खाया, खाते डायरेक्ट चला जाना चाहिए था स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी आप फूड खाते हो तो उसके अंदर ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये डायरेक्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, देखो फूड एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन ये वाली जो फॉर्म है ये डायरेक्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो उस केस में क्या करना पड़ता है? आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या चीज़? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसको ब्रेक करता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन। मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया था, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो करेगा क्या? मैं लिख देता हूँ, ये इधर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, और इधर क्या चीज़? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपके फूड कंपोनेंट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है? पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो प्रोटीन, और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या चीज़ है? फैट, और फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ये चार कंपोनेंट है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, कई बच्चों को मज़ा आ रहा होगा, बगल में गाना चल रहा है ना, हमारे यहाँ पे एक साइड में मैरिज ब्यूरो है, ठीक है, तो वहाँ गाना वाना चल रहा है बढ़िया। देखो, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक मिनट रुको, एक बार गेट बंद करवा दिया जाए ताकि आवाज़ ज़्यादा ना आए तुम लोगों को। बस एक मिनट दीजिए आप मेरे को सर, ये ठीक है, ओके, थैंक यू। देखो, कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट की भी मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया जितनी भी मीठी चीज़ें आप खा रहे हो सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो मैंने लिया क्या चीज़? स्टार्च ले लिया। देखो, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम सभी को मिला के बोलते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? स्टार्च हो सकते हैं, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट है। होता है ना, जैसे आपकी क्लास में है तो 11वीं क्लास है तो 11वीं क्लास सबको मिला के बोल रहे हैं, या 12th क्लास तो सभी को मिला के बोल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे हैं, उसमें सोनू भी है, पिंकी भी है, रिंकी भी है, सब है, ठीक है। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट सभी को मिला के बोल रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। अब होता क्या है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जिस फॉर्म को, कार्बोहाइड्रेट के जिस फॉर्म को एब्जॉर्ब कर पाता है वो फॉर्म है ग्लूकोज। क्या बोला मैंने? आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च
ग्लूकोज फॉर्म को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है कि आपके स्टार्च को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, ताकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर ले। हमने लास्ट रिएक्शन भी देखा था, ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन हो रहा था। तो कार्बोहाइड्रेट को बात करें तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी इसी को आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा, प्रोटीन का जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है या जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है अमाइनो एसिड। क्या होता है, अमाइनो एसिड। थर्ड बात करें फैट की, तो फैट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। क्या होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। नेक्स्ट बात करें हम न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगा मैं आपको। देखो, ये तो आपको पता चल गया कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी जिस फॉर्म में ये टूटेगा वो तीन चीजों में टूटता है। ये NB प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है, इन तीन चीजों में ये क्या होता है, ब्रेक होता है। NB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, NB रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजिनस बेस को। तो आपको ये डायरेक्टली याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, हालांकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सब काफ़ी बच्चों को तो ये आता होगा, तो आप लोग स्किप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड, फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल और न्यूक्लिक एसिड का सिंपलेस्ट फॉर्म नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में और ब्रीफ तरीके से समझा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको ये चैप्टर 5 में भी काम आता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, फिर आपको वहाँ भी काम आता है। ये उससे नेक्स्ट चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका यूज होता है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा और। ठीक है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो है क्या चीज़, समझो। देखो, ये आपका सेल, ये आपका न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के अंदर DNA। ठीक है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, ये सभी के लिए है। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सभी के अंदर सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो इस न्यूक्लिक, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये जो बना होता है जिस चीज़ का, ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। किस चीज़ का बना होता है, ये न्यूक्लियोटाइड का। जो न्यूक्लियोटाइड है, आप देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट होएगा, अभी कुछ नहीं है, लेकिन आसान चीज़ें हैं, एक बार बस ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये किस चीज़ का बना होता है। अभी मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ, याद रखना, नीट में इस पर एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। ठीक है, चाहे वो देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, पॉलीमर चैप्टर में भी ये सब आता है। तो कई बार क्या किया जाता है कि इसको पॉलीमर चैप्टर में पूछ लिया जाता है, जो कि केमिस्ट्री के अंदर है, और कई बार इसे बायो में पूछ लिया जाता है। इसे एक क्वेश्चन नीट में हर बार रहता है, मैं बता देता हूँ। देखो जो चीज़ आपके दिमाग को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, वही चीज़ तो वो पूछेगा ना। 24 लाख बच्चे इस बार फॉर्म भर रहे हैं, 24 लाख से भी ऊपर बच्चे हैं, और उसमें अगर उनको सिर्फ 1 लाख बच्चों को सीट देनी है MBBS की, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कैसे होने चाहिए, वो सारी चीज़ों को गेन कर पाए। अब पता चला सभी बच्चों को, अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा लगेगा सभी बच्चों को, ये तो थोड़ा मुश्किल है, तो कई बच्चे छोड़ देंगे इसको और कई बच्चे कर लेंगे। जो बच्चे कर लेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही चीज़ है, न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है, ये बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से। किससे बना होता है ये, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड जो बना होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, NB मतलब नाइट्रोजिनस बेस और शुगर से बना होता है। ठीक है, बस देखना एक बार, अभी बिल्कुल आसान लगेगा आपको। आपसे कई बार पूछा जाएगा 5 नाइट्रोजिनस बेस के नाम याद रखना, ओनली 5 नाइट्रोजिनस बेस। कौन कौन सी नाइट्रोजिनस बेस है, एडेनिन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A से। ठीक है, नेक्स्ट है ग्वानिन। हमने पहले ही कहा था आपको बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक लेके चलेंगे, अभी देखते चलो आप।
साइटोसिन, मैं सारे चीज़ों को कवर करता रहूँगा ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े अलग अलग जगह पे। नेक्स्ट थाइमिन, नेक्स्ट यूरासिल। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, 5 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इस दुनिया में। कौन कौन से 5? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, सिर्फ 5 नाइट्रोजिनस बेस। अगर शुगर की बात करें हम तो यहाँ पे जो शुगर पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज सभी कार्बोहाइड्रेट है। वैसे ही जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर, इसमें जो शुगर पाया जाता है वो 2 तरह का शुगर पाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो हो सकता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ध्यान से समझो, कौन सा शुगर? डीऑक्सीराइबोज शुगर। पहला ये शुगर हो सकता है। दूसरा जो शुगर इसमें पाया जा सकता है वो पाया जा सकता है राइबोज शुगर। ठीक है, कौन कौन सा शुगर? डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। शुगर के फॉर्म में एक डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक राइबोज शुगर, 2 याद रखना है। देखो, आप सभी ने सुना होगा डीएनए, सुना होगा आपने आरएनए। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये साइड बोर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इधर भी समझ में आ जाएगा। देखो, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहीं अगर हम आरएनए की बात करें तो जो आरएनए की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात आई समझ में? देखो, कोई भी सेल हो उसके अंदर 2 तरह का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए, लेकिन एक सेल के अंदर एक बार में एक ही होगा। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या चीज़ है? डीएनए है। तो हर ह्यूमन बींग्स का डीएनए ही होने वाला है। आप रिसेंट में कोरोना वायरस कोविड के पीरियड से निकले, टाइम पीरियड से, तो जो कोविड था, जो कोरोना वायरस था, उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था? आरएनए था। बात आई समझ में? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के अंदर क्या रहेगा? सेल तो रहेगा ही, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। और सेल के अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? डीएनए। तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल आप बोल सकते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल 2 तरह का हो सकता है कुछ हमारे जैसे बढ़िया ऑर्गेनिज्म, अच्छे ऑर्गेनिज्म, है ना, तो उनके अंदर क्या होगा? डीएनए। कुछ कोरोना वायरस जैसे जो परेशान करते हैं दुनिया को, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है? आरएनए रहता है। बात आई समझ में? तो जो भी आपने फूड खाया, आपने हो सकता है आपने पालक खाया हो, है ना, पालक पनीर खाया हो, चाहे आपने कुछ भी वेजिटेबल्स खाए, ग्रीन वेजिटेबल्स, आपने कुछ भी, आप हो सकता है आपने आज फिश खाया, आपने आज मटन खाया, चिकन खाया, कुछ भी खाया आपने, तो सभी की जो बॉडी है बनी तो सेल से थी। तो सेल से बनी थी तो उसके अंदर क्या रहा होगा? न्यूक्लिक एसिड भी रहा होगा। और इस न्यूक्लिक एसिड को जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रेक करेगा किस किस फॉर्म में? लास्ट में नाइट्रोजिनस बेस में, दूसरा शुगर में, और तीसरा फॉस्फेट में। इन 3 फॉर्म में क्या करेगा? वो ब्रेक करेगा। और ये तीनों ही चीजें क्या है? एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। ठीक है, कंटिन्यू। ओके, ठीक है। तो ये था न्यूक्लिक एसिड। तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बता दिया, क्या नीड थी डाइजेशन की वो आपको बता दिया गया। अब देखते ये हैं कि डाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, तो डाइजेशन जो होता है आपका वो कहाँ पे होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। कहाँ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, हमारे एक होनहार सर हैं, आगे स्माइल पास कर रहे हैं तो हम भी स्माइल पास कर रहे हैं उनको देख के। ठीक है बढ़िया है, अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। हाँ देखो, बोल रहे हैं वहाँ से कंटिन्यू करिए, बच्चों को भविष्य के बारे में सोचिए। देखिए कितने डेडिकेटेड सर हैं हमारे। ठीक है, तो इतना समझ में आया सभी को? न्यूक्लियोटाइड समझ में आया, न्यूक्लियोसाइड समझ में आया। बस आपको याद रखना है क्या चीज। देखो, नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में भी और जेईई मेंस में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन पूछा ये जाता है, याद रखना इस चीज को, इस यूरेसिल वाले कंपोनेंट पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। नोट के क्वेश्चन ज्यादातर मिलते हैं आपको, क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते समय नोट को रीड नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, है ना। तो उसमें पूछा जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए। तो मैं बता देता हूं, आप याद रखना, डीएनए के अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे डीएनए चाहे आरएनए, उसमें 4 ही नाइट्रोजिनस बेस होता है। हो सकता है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों के चारों जो नाइट्रोजिनस बेस रहता है वो डीएनए के अंदर रहता है। और आरएनए की बात करें तो आरएनए में एट द प्लेस ऑफ थाइमिन यूरासिल रहता है। यानी डीएनए के अंदर देखो कौन कौन सा, ध्यान से समझना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। लेकिन आरएनए के अंदर
एडेनिन रहेगा, गुआनिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा, लेकिन थाइमिन नहीं रहता है, यूरासिल रहता है उसके अंदर। क्या रहता है? यूरासिल, जिसको 5-मिथाइल थाइमिन भी कहते हैं, तो ये रहता है। ठीक है, तो कौन कौन सा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्योंकि पॉलीमर चैप्टर में, केमिस्ट्री में भी ये आता है, यहाँ बायो में भी आता है, फिर बायोमोलिक्यूल्स में भी रिपीट होता है, और नीट का तो सबसे पसंदीदा टॉपिक रहा है न्यूक्लिक एसिड हमेशा से। 2021 के अंदर आपकी बात करूं तो 2021 के अंदर सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी से 11 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात इसकी बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 चैप्टर से, जो छोटे छोटे चैप्टर थे, उनसे 11 क्वेश्चन पूछा हुआ था। बहुत बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे चैप्टर हैं और हर चैप्टर में से 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 2 चैप्टर से 11 क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी काफ़ी, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अभी भी मैं वन शॉट है ये सिर्फ, तो मैं सिर्फ टॉपिक कवर करूंगा, क्वेश्चन पे आज मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन आपको हिंट कर दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन भी करेंगे इस चैप्टर से जो आ चुके हैं अभी तक। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्या चीज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, किसको? कॉम्प्लेक्स फॉर्म को। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अभी ध्यान दो इधर। देखो, समझो इस बात को, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। ठीक है, जहां लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी, गैस्ट्रो वर्ड आया, किससे रिलेटेड है? गैस्ट्रो वर्ड इज रिलेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक, यानी फ्रॉम स्टमक। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो स्टडी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। अब देखो, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है? तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये आपके माउथ से, यानी कि बक्कल कैविटी से स्टार्ट होके, और ये जो ख़त्म होता है इसका, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। वहीं अगर हम बात करें ख़त्म होने की, तो इसका जो जो इसका पोर्शन है, मतलब जहाँ ये ख़त्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या है? एनस। क्या चीज़ है? एनस। ये क्या है? एंडिंग पॉइंट। बात आया समझ में? क्लियर है इतना? अब मैं इसके पहले पॉइंट से लेके, देखो जो इस पूरे मैं कवर करने वाला हूँ इस चैप्टर में, मैं सारी बातें बता देता हूँ आपको। हम सबसे पहले पढ़ेंगे बक्कल कैविटी के बारे में। जितने भी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ सभी एक बार देख लो। सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा बक्कल कैविटी के बारे में। दूसरे नंबर पे मैं पढ़ाऊँगा ईसोफेगस के बारे में, फेरिंग्स के बारे में भी और ईसोफेगस के बारे में भी। ठीक है, तो फेरिंग्स लिख देते हैं पहले। थर्ड नंबर पे आपको पढ़ाऊंगा ईसोफेगस के बारे में। फोर्थ नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में? स्टमक के बारे में। फिफ्थ नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और यही जाके आगे खत्म हो जाएगा एनएस पे। ठीक है, ये तो हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जो पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में, इन सभी के साथ साथ में यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो इन सभी ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं। किस चीज़ में? फूड के डाइजेशन में। आपको एक चीज़ तो क्लियर है सभी को कि फूड को डाइजेशन करने का मतलब क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट था, जो प्रोटीन था, जो फैट था, जो न्यूक्लिक एसिड था, उसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, अमाइनो एसिड की फॉर्म में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की फॉर्म में, प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट की फॉर्म में। यहाँ तक कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करेगा कौन? उसको कन्वर्ट करेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बक्कल कैविटी हो गया। साथ साथ में इसके अंदर, बक्कल कैविटी कह रहा हूँ सॉरी आपको, ऑर्गन जितने भी हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड है, ये हो गया पूरा। और साथ साथ में अगर हम बात करें क्या चीज़, कुछ ऐसे केमिकल्स भी रिलीज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन सभी ऑर्गन को डाइजेशन में। और वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? वो केमिकल जो सिक्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। तो अभी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम में
डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस और एक वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे एसोसिएटिव ग्लैंड। एसोसिएटिव ग्लैंड का मतलब ऐसे ग्लैंड जो इन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो एसोसिएट ग्लैंड है, कौन कौन से ग्लैंड है? देखो ग्लैंड तो बहुत सारे हैं बॉडी में, मैं किसकी बात करूंगा आज? डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो ग्लैंड एसोसिएट है उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो पहला अगर मैं बात करूं कौन से ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लीवर के बारे में। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ये हम आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड है, इंटेस्टिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ लेंगे, इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो ये सभी ग्लैंड जो है वो किसके साथ एसोसिएट है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट है। और ग्लैंड क्या करता है? कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रीट करता है जो हेल्प करता है कि चीज़ में डाइजेशन में। तो मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ किससे? बक्कल कैविटी से। तो मैं देखो एक चीज़ और करूँगा, मैं इनको सेपरेट नहीं पढ़ाऊंगा। जिसका बक्कल कैविटी है तो जो ग्लैंड बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है वहीं साथ में कवर कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि जो हेल्प करेगा किस चीज़ में, डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो जैसे सलाइवरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है? बक्कल कैविटी में, तो इसको वहीं निपटा देंगे। फिर बात करें फेरिंग्स में, फेरिंग्स में कोई ग्लैंड नहीं है। इसोफेगस, इसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं है। स्टमक, स्टमक की बात करें तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड है इंटेस्टिनल ग्लैंड है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें भी कोई ग्लैंड नहीं है, ठीक है। बक्कल कैविटी में कौन सा ग्लैंड था? सलाइवरी ग्लैंड था। लीवर अलग है और पैनक्रियाज अलग है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं हम 1 by 1। तो देखो स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी से। थोड़ा पानी पी लिया जाए, ठीक है, फिर करते हैं। 2 मिनट देंगे आप सभी मेरे को बस। देखो इधर जान लो, पहले बात करेंगे बक्कल कैविटी की। देखो फूड जो है आपकी बॉडी में एंटर कहाँ से कर रहा है? आपके माउथ से, ठीक है। फूड जैसे ही एंटर किया, आपके दांत ने, आपके टीथ ने प्लस आपके टंग ने इस फूड को हेल्प किया किस चीज़ में? मैस्टिकेशन में। आपको एनसीईआरटी में एक वर्ड लिख के दिया होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड। टीथ एंड टंग हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, लिखा होता है ऐसा, ठीक है। तो उस फूड को और भी छोटे हिस्सों में तोड़ा जाएगा। मान लो आपने रोटी खाया तो उसको आप लोग चबाते हो पहले, ताकि वो और छोटे हिस्सों में टूटे, है ना। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो बात करते हैं हम किसकी? माउथ की या बक्कल कैविटी की बात करते हैं। देखो जो आपका बक्कल कैविटी होता है, इस बक्कल कैविटी का जो फॉर्मेशन होता है, बक्कल कैविटी का फॉर्मेशन 2 बोन्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है इसका। देखो आपका ये वाला जो बोन है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा फेस पे क्योंकि चौक हुआ हुआ है, ठीक है। ये आपका ये वाला जो बोन है, ये वाला जो बोन होता है ये होता है मैक्सिला बोन। कौन सा बोन? मैक्सिला। ये जो नीचे वाला जो बोन है, ये जो बोन होता है ये होता है मैंडिबल। बता दिए समझ में? ऊपर वाला बोन मैक्सिला, अंदर नीचे वाला बोन मैंडिबल, ठीक है। तो जो आपका बक्कल कैविटी होता है, इसमें जो बोन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके फॉर्मेशन में, वो कौन कौन से बोन्स इन्वॉल्व होते हैं? मैक्सिला और मैंडिबल, ठीक है। मैक्सिला की अगर हम बात करें तो मैक्सिला नॉन मूवेबल बोन होता है, यानी कि ये मूव नहीं करता है। वहीं अगर हम बात करें मैंडिबल की, तो मैंडिबल जो होता है वो मूवेबल बोन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो कैसे आप लोग जबाड़ा हिला रहे हो अपना, आपको लगता है कि ये बोन भी हिल रहा है, लेकिन ये बोन नहीं हिलता है कभी भी, सिर्फ ओनली ये वाला बोन हिलता है। जो नीचे वाला बोन है ये वाला, ये मैंडिबल जो है ओनली यही हिलता है। मैक्सिला कभी भी मूव नहीं करता है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो मूवेबल बोन है यहाँ पे कौन सा है? मैंडिबल। देखो ऐसे दोनों मिलके कैविटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसको मानो आपका लिप्स है, ये आपके लिप्स है, और ये देखो ऊपर से मैक्सिला है, नीचे से मैंडिबल, दोनों मिलके एक कैविटी का निर्माण कर रहे हैं। ये बीच में कैविटी बना,
ठीक है। तो इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी, या इसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। बात आ रही है समझ में। अब देखो अगर हम बात करें आपके माउथ में, पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, आपके टिथ प्रेजेंट है, ठीक है, टंग प्रेजेंट है आपका, साथ में मैक्सिला का जो इंटीरियर सरफेस है अंदर वाला, ये ऊपर जिधर मैं अंगूठा पॉइंट कर रहा हूं, देखो अंगूठा, ये जो अंदर की तरफ सरफेस है इंटीरियर सरफेस पे, इंटीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला पे क्या प्रेजेंट होता है, इस पे प्रेजेंट होता है आपका पैलेट। क्या प्रेजेंट होता है, पैलेट, ठीक है। देखो पैलेट दो तरह का होता है, आप इधर उंगली लगा के टच करो, फिंगर से टच करके देखो, इधर अगर टच करोगे तो ये आपको हार्ड दिखाई देगा, और अंदर की तरफ जाके टच करोगे ऐसे तो सॉफ्ट दिखाई देगा। तो पैलेट दो तरह का होता है, एक होता है हार्ड पैलेट, ठीक है, जो कि मैक्सिला के इंटीरियर सरफेस पे, ये मैक्सिला बोन है और इसके इस वाले सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। एक होता है हार्ड पैलेट और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। बात आई समझ में। और सॉफ्ट पैलेट के जस्ट बाद एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है आपके बक्कल कैविटी में, ये अंदर है बक्कल कैविटी, कईयों को दिखाई भी दिया होगा अभी। तो अंदर की तरफ एक जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर निकला होता है, उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, कौन से साइड पे, उसको हम लोग बोलते हैं ओबुला, पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। किस पे, ओबुला प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर मतलब पिछले सरफेस पे, ठीक है। ये आपका माउथ का एंटीरियर हो गया और पीछे वाला हो गया पोस्टीरियर, तो उस पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होता है ओबुला। देखो एक चीज सभी बच्चे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी ना कभी बन जाएगा, एक होता है ओबुला और एक होता है वुल्वा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जब भी ये क्वेश्चन दिया जाता है, हमने अभी रिसेंट में एक टेस्ट बनाया, उस टेस्ट में भी यही किया गया, कई बार ये रिपीट भी हो सकता है, आपको देखना क्या चीज़ है। ओबुला और वुल्वा में डिफरेंस नहीं आपको पता होता है कई बार, तो बच्चे क्या करते हैं, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का जब भी नाम पूछा जाए तो आप लोग टिक कर देते हैं वुल्वा के ऊपर, क्योंकि लगभग दोनों सिमिलर है। तो याद रखना जो वुल्वा होता है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है फीमेल के अंदर, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कभी भी याद रखना ये वुल्वा है, और यहाँ जो टंग पे आपके एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस पे आपके मैक्सिला के जो प्रेजेंट है इंटीरियर की तरफ, वो क्या चीज़ है, वो ओबुला है। ये क्या चीज़ होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसको हम लोग वुल्वा बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला आपको जो बक्कल कैविटी का निर्माण था उसमें मैक्सिला का जो इंपॉर्टेंस था वो मैंने बता दिया आपको कि कैसे ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद किसकी, टिथ के अंदर जो आपके बक्कल कैविटी के अंदर चीज़ें प्रेजेंट है, तो ये एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैक्सिला और मैंडिबल हो गया। अब देखो साफ हो गया ना, ये कपड़े से कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। देखो मैक्सिला हो गया, मैंडिबल हो गया। अब समझो इस बात को, आपके हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट सब बता दिया मैंने, मतलब ये मैक्सिला का काम खत्म हो गया। अब बात करें तो आपके बक्कल कैविटी के अंदर कितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं, आपका एक तो टिथ प्रेजेंट है, और दूसरे नंबर पे क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, टंग प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, टिथ एंड टंग। तो मैं पहले टिथ को निपटाता हूं। देखो इस बात को, जो स्टडी होती है किसकी, टिथ की स्टडी, इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी। आपको पता होगा कि जो डेंटो वर्ड आया, या जो डेंटिस्ट बनेंगे, अभी कई बच्चे नीट का पेपर देंगे, और हो सकता है, मैं नहीं चाहूँगा ऐसा हो किसी के साथ भी, होता नहीं है, कई बार हो जाता है कि MBBS की जगह 1-2 नंबर से हम पीछे रह जाते हैं, तो उस केस में हमें कई बच्चे शौक से भी लेते हैं, उस टाइम पे डेंटिस्ट बनते हैं। तो रीजन जो डेंटिस्ट बन रहे हैं, तो डेंटिस्ट वर्ड आया तो दांतों से रिलेटेड आया, तो इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी। अब देखो एक सिंगल टिथ की बात करें, टूथ की, एक सिंगल टिथ को हम टूथ बोलते हैं, सिंगल एक दांत होता है उसको बोला जाता है टूथ। तो आपके अगर टूथ की बात करें हम, तो ये आपका टूथ है, ठीक है। इस टूथ के 3 रीजन होते हैं। कितने रीजन, 3। कौन कौन सा रीजन, ये जो ऊपर ताज जैसा बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन।
दूसरा ये वाला जो रीजन है जो नैरो होने की तरफ जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं नेक। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं रूट। यानी किसी भी टूथ के तीन रीजन, पहले नंबर पे क्राउन, दूसरे नंबर पे नेक, तीसरे नंबर पे रूट। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे और, जो कि एक बार केबीसी के अंदर भी पूछा गया था और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति, वहां पे भी पूछा गया था और वैसे भी पूछा जाता है। तो मैं बताऊंगा आपको, जो क्राउन होता है, टीथ का जो शाइनिंग सरफेस होता है, क्या चीज, शाइनिंग सरफेस, जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस जो होता है टीथ का, वो किस चीज का बना होता है, ये बना होता है इनेमल का, NENAMEL। किस चीज का बना होता है, इनेमल। इसी की वजह से आपके टीथ क्या करते हैं, शाइन करते हैं। बात आ रही है समझ में। और जो कि क्या है, मोस्ट हार्डेस्ट एंड रेजिस्टेंट मटेरियल है। क्या है ये, हार्डेस्ट एंड रेजिस्टेंट, यही आपके टीथ को हार्ड भी बना रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंट मेटल, यानी इतनी जल्दी ये खराब नहीं होता। लेकिन आजकल हमारे खान पान की वजह से ये इनेमल डिग्रेड होने लग गया, जिसको हम लोग टूथ डिके भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, जो आपका जब दांत खराब होने लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ डिके बोलने लग जाए, है ना। सेंसिटिविटी फील होती है, तो जो आपको सेंसिटिविटी फील होती है कई बार, वो आपके टूथ के इस रीजन की वजह से होती है, जो कि क्या होता है, डेंटाइन रीजन। ठीक है, इस डेंटाइन रीजन के अंदर बहुत सारे नर्व्स वगैरह पास हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या फील होता है, आपको सेंसिटिविटी फील होता है। कई बच्चे होंगे या कई लोग हैं जो ठंडा खाते हैं, ठीक है, ठंडा पानी वानी पी रहे हैं तो सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, कईयों को क्या होता है, मीठा खाते हैं तो एकदम यहाँ से सेंसिटिविटी फील होती है। तो रीजन क्या है, इस डेंटाइन रीजन की वजह से होता क्या है, ये जो इनेमल होता है, तो जो लोग मीठा, इसलिए कहा जाता है ना, मीठा खा के आपको कूला कर लेना चाहिए, है ना। अगर नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है, मान लो इसमें ग्लूकोज वगैरह अटका रह गया है यहाँ पे, कोई स्वीट चीज, तो धीरे धीरे इसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस इनेमल को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे ये इनेमल डिग्रेड होता जाएगा नीचे तक। यहाँ आपके, आप देखते भी हो कई बार आपके ब्लैक कलर का डॉट बन जाता है ना, और धीरे धीरे इसको खत्म कर रहे हैं। इधर से इनेमल खत्म हो गया और खत्म करते करते यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही डेंटाइन रीजन में पहुंचते हैं, इस रीजन में पहुंचे, आपको क्या होएगी, सेंसिटिविटी फील होने लग जाएगी। आप फिर कुछ भी ठंडा खाओ, आप कुछ भी मीठा खाओ, आपको सेंसिटिविटी फील होती है। वो कब तक नहीं होएगी, जब तक ये आपका इनेमल सुरक्षित रहेगा, इनेमल सेफ रहेगा। अगर इनेमल डिग्रेड हो जाता है तो आपका इस रीजन में, डेंटाइन रीजन में, ये क्या चीज है, ये पूछा भी जाता है आपसे, टीथ के कौन से रीजन में नर्व्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द, क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, टीथ के कौन से रीजन में, डेंटाइन रीजन में, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी फील होती है। अब देखो इस बात को समझो, ये तो था एक टूथ के बारे में, मैं थोड़ा इधर रफ कर रहा हूं। ठीक है, मैक्सिला मैंडिबल लिख लिया होगा आपने, देखो उधर ऊपर ही देखो, जो आपका टूथ है, ये जो प्रेजेंट है, ये सॉकेट के अंदर प्रेजेंट है। सॉकेट क्या होता है, पहले इस बात को समझो। इलेक्ट्रिक सॉकेट होता है, ये जो बोर्ड होते हैं आपके, है ना, इस बोर्ड के अंदर आप लोग प्लग इंसर्ट करते हो, तो इनमें स्पेस ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, जिसके अंदर आप जाते हो और प्लग इंसर्ट कर देते हो, होता है ऐसा ही। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। जो आपका एक दांत होता है वो सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके लिए स्पेशल ऐसी जगह बनी होती है। ठीक है, ठीक है, जो ये इसका जो फॉर्मेशन कर रहा है, ये कौन फॉर्मेशन कर रहा है, ये आपका जो फॉर्मेशन कर रहा है, जो आपका जबाड़ा है, जो मैंडिबल के अंदर, मैंडिबल के अंदर जो बना हुआ है, ये एक सॉकेट का फॉर्मेशन कर दे रहा है, जिसके अंदर क्या आ रहा है, टूथ एम्बेडेड हो जा रहा है। एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है एम्बेडेड, एम्बेडेड। ठीक है, इधर देखो, ये टीथ है, एक टूथ है और ये एम्बेडेड है इसके अंदर। अब इसको और भी एक्स्ट्रा, इसको क्या मिले, इसको और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, दांत ताकि हिले ना, ठीक है, उस केस में क्या किया जाता है, यहाँ पे गम्स होते हैं। गम्स मतलब मसूड़े होते हैं, कहते हैं ना मसूड़े में से खून आ रहा है ना। आपके क्या बोलते हैं वो, आपके ऐसे करके एक ऐड आती है ना, नमक है करके, नमक है करके ऐसे ऐड आती है ना, आपके पेस्ट में नमक है, हाँ ऐसे करके ऐड आती है, पेस्ट में नमक है, जो भी है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पहले तीनों चीज में डिफरेंस समझो। ये आपका टूथ है और यहाँ पे जो रेड कलर के मसल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इसको जोड़ रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो इसको इसके साथ, जो जबड़े के साथ जोड़ रहा है, ये क्या चीज है, ये है गम्स, जिसको हम चलो क्या बोलते हैं, मसूड़े। ठीक है, मसूड़े, इन गम्स को ही बोला जाता है। और ये क्या है, जबड़ा,
जबड़े के अंदर ऐसे सॉकेट बने हुए हैं जिसके अंदर टूथ ऐसे एम्बेडेड है, तो इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ध्यान से देखो एनसीईआरटी की इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ, मैं नीचे का रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। देखो ये काफी बार पूछा भी गया है, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है। ये जॉ बोन एक सॉकेट बना रहा है जिसके अंदर आपका टूथ एम्बेडेड है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं ठीकोडोंट। क्या बोलते हैं, ठीकोडोंट। पहली चीज, मैं 3 डोंट की बात करूंगा जो एनसीईआरटी में गिवन है। पहला हो गया ठीकोडोंट। अब देखो जो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे जो सारे टीथ है वो सारे टीथ अलग अलग वैरायटी के हैं, ठीक है। जो सामने वाली टीथ है वो आप देखते हो ब्रॉड है, उसके बाद ऐसे ट्रायंगुलर बना हुआ है, फिर उसके बाद बना हुआ है, तो अलग अलग तरह के टीथ है। तो इस तरह के जो टीथ हमारे अंदर प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल फॉर्म ऑफ टीथ। तीनों डिफरेंस समझना इसमें, ठीकोडोंट हो गया, ठीको वर्ड का मतलब ही यहाँ पे क्या होता है, ठीको का मतलब होता है अटैचमेंट, ठीक है। डोंट वर्ड का मतलब ही क्या है यहाँ पे, डोंट वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था किससे रिलेटेड होता है, टिथ से रिलेटेड होता है, ठीक है। ठीकोडोंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरिएबल फॉर्म ऑफ टीथ, इन द बक्कल कैविटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल फॉर्म ऑफ टीथ इन द बक्कल कैविटी इज नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब ये चीज। हेट्रोडोंट में हेट्रो वर्ड का मतलब क्या है, हेट्रो वर्ड का मतलब है डिफरेंट, ठीक है। और डोंट वर्ड आपको पहले ही बताया किससे रिलेटेड है, टीथ से रिलेटेड। ठीकोडोंट हो गया, हेट्रोडोंट हो गया। एक वर्ड और लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मैं बता देता हूं आपको, आप लोग भी जानते हैं, चलो पहले इसको कवर कर देते हैं फिर बताते हैं। वेरिएबल फॉर्म ऑफ टीथ की मैंने बात करी है, तो वेरिएबल फॉर्म ऑफ टीथ है कौन कौन सा, पहले समझो इस बात को। तो 4 तरह के टीथ मेनली आपके बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। पहला क्या है, इंसीजर, ठीक है, जो आपके सामने वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे जो टीथ है वो क्या चीज है, कैनाइन, जिससे आप किसी को काटते हो या आप किसी चीज को तोड़ना होगा, रस्सी तोड़ना होगा तो इधर के दांतों को यूज करते हो, है ना, तो ये क्या चीज है, कैनाइन। उसके बाद जो टीथ होती है वो होता है प्री मोलर, और उसके लास्ट में सबसे ज़्यादा जो सबसे लास्ट में जो टीथ है इसको हम लोग बोलते हैं मोलर टीथ। क्या बोलते हैं, मोलर। ये दोनों टीथ आपके गाल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन दोनों टीथ को मिला के, प्री मोलर और मोलर को मिला के, इनको चिक टीथ भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गाल वाले रीजन में होते हैं। तो 4 डिफरेंट प्रकार के टीथ है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हेट्रोडोंट। एक चीज़ और समझो, इंसीजर को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, कैनाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से, प्री मोलर को रिप्रेजेंट किया जाता है पीएम से, प्रधानमंत्री से, और नेक्स्ट क्या है, मोलर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, आपको पता भी होना चाहिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बता सकते हैं कोई ऐसे टीथ के बारे में जो कि सिर्फ एडल्ट में प्रेजेंट होता है लेकिन बच्चों में नहीं होता है। आपके पास 4 तरह के टीथ है, ठीक है, चारों में से कोई ऐसे टीथ का नाम बताओ आप जो बच्चों में नहीं होता है, सिर्फ एडल्ट में प्रेजेंट होता है। तो मैं सबकी बात करता हूं, देखो टूथ फॉर्मूला की मैं बात करता हूं अभी, ठीक है। ये ठीकोडोंट हो गया, हेट्रोडोंट हो गया, एक वर्ड और आएगा अभी डाइफायोडोंट, ठीक है। पहले इसको मैं कवर कर रहा हूं, फिर डाइफायोडोंट को भी कवर करूंगा, ठीक है। इधर देखो अब, देखो टूथ फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, टूथ फॉर्मूला 3 जगह पे मैं बात करूंगा। कितनी जगह पे, 3 जगह पे। कब, जो बच्चे अप टू 5 ईयर के एज है, जिनकी एज 5 साल तक है, पहले वो। दूसरे नंबर पे अप टू 17 ईयर एज, यानी जिनकी एज अभी 17 से 18 तक हो गई, या 5 से लेकर 18 तक के जो बच्चे हैं वो। और उसके बाद एडल्ट की, यानी जो 18 साल से ऊपर के हैं उन बच्चों की, ठीक है, या बच्चों तो नहीं कहूँगा मैं, उनकी बात करूँगा, जैसे हम जैसे लोग हैं उनकी बात करेंगे। तो जो जिन बच्चों की एज 5 ईयर से कम है उनमें अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो टूथ फॉर्मूला होता है
वो होता है 2102 अपॉन में 2102 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो समझो, जहां पे ये जो 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को, ये 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैनाइन को, ये जो 0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्री मोलर को, ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर को। बात आ रही है समझ में? देखो टूथ फॉर्मूला बनाया कैसे गया है इस बात को समझो। ये आपका मैंडिबल वाला जो जा है ये और ये दोनों जबड़ों को मिला के, जबड़ा बाहर निकाला, कहते हैं ना जबड़ा तोड़ दूंगा तेरा, तो दोनों जबड़ा है, तोड़ना नहीं है किसी का, ये दोनों जबड़ा है, इसका जबड़ा को बाहर निकाला और इसका आधे भाग में, तो इसके आधे भाग में अगर देखा जाएगा 5 साल से कम वाले बच्चों के, तो उसमें जो दांत मिलेंगे आपको 2 2 4 1 5 दांत मिलेंगे। तो 5 अगर इधर तो 5 इधर, 10 हो गए, 5 इधर 15, 5 इधर 20, यानी बच्चों की अगर हम बात करें जिनकी एज 5 से कम 5 साल तक है, उनके अंदर जो दांत रहते हैं वो कितने रहते हैं, टोटल इनके अंदर रहते हैं 20। देखो कैसे, 2 2 4 1 5, 5 हो गया ऊपर, 5 हो गया नीचे, तो 5 5 10 हो गया, और 10 को मल्टीप्लाई किया गया 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आप हाफ ऑफ द जा की बात कर रहे हैं, एक जा लिया आपने और इसके आधे, तो इसके आधे में जो दा है वही इधर भी रहेगा, तो इसलिए हमने इधर का लेके मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो बात आई समझ में? नेक्स्ट बात करेंगे जिनकी एज 17 ईयर है, इनके अंदर जो टूथ का फॉर्मूला होता है 17 ईयर तक के बच्चों की 2122 अपॉन में 2122। सिमिलर, पहला 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इंसीजर को, दूसरा 1 कैनाइन को, तीसरा 2 प्रीमोलर को और चौथा 2 मोलर को। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। आप गिन के बताओ, आप लोग कमेंट करो कि जो बच्चे 17 ईयर तक की एज के हैं उनके अंदर कितने दांत प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एडल्ट की, तो इसके अंदर जो टूथ फॉर्मूला होता है ये 2123 अपॉन में 2123 मल्टीप्लाई बाई 2, ये एडल्ट में। यानी इसमें भी कमेंट करो कितना दांत, तो इसके अंदर टोटल कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना, 28 दांत आएगा, और इसमें कितना होता है 32 टीथ होता है। बात आ रही है समझ में? क्लियर है सभी को? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं आपको, आप लोग सोल्व कर लेना इसको। वैसे ये क्वेश्चन का सीरीज नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं। Which of the following teeth is present only in adult? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ इज प्रेजेंट ओनली इन अडल्ट। तो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन लिख देता हूं मैं, इंसीजर, सेकंड नंबर पे हो गया कैनाइन, थर्ड नंबर पे हो गया प्री मोलर ओनली, पीएम ओनली लिख दिया मैंने, पीएम का मतलब क्या है, प्री मोलर। और नेक्स्ट नंबर पे हम लिख सकते हैं प्री मोलर एंड लास्ट मोलर। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। काफी बच्चों को लगेगा सी सही है, काफी को लगेगा डी। अब आपको आंसर बताना है कि क्या सही है। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं, आपको बताना है, हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मैंने बात कर लिया किस चीज के बारे में, आपके टूथ के बारे में, जो डिफरेंट प्रकार के टूथ है जिसके बेस पर आपको बोला जाता है हेट्रोडोन। अब नेक्स्ट बात करूंगा मैं डाइफायोडोन की। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। देखो डाइफायोडोंट क्या होता है समझो। अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमन बींग्स की, तो हमारे केस में बच्चे से लेके, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके एडल्ट तक 2 तरह के दांत आते हैं। एक जो टीथ आता है जो पहले टाइम आता है जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उस टाइम जो टीथ आता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी या डेसिडुअस, जिसको आम भाषा में आप लोग बोलते हो दूध के दांत। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, टेम्परेरी या डेसिडुअस टीथ। दूसरा, जो दूध के दांत टूट जाते हैं उसके बाद जो दांत आता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट या एडल्ट टीथ। ठीक है,
तो दो तरह के दांत आते हैं, पहला है टेम्परेरी या डेसिडुअस, जिसको दूध के दांत बोला जा रहा है, जो कुछ समय के लिए रहेगा, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा ये। और इसके बाद जो टीथ आएगा वो कौन सा आएगा, परमानेंट टीथ आएगा। और एडल्ट टीथ आएगा। अपने लाइफ टाइम में हम दो तरह के टीथ प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए जो ह्यूमन बींग्स होता है इनको बोला जाता है डाइफायोटोन। तो इसके साथ आपका टीथ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या चीज़, वो है टंग। तो आपके बक्कल कैविटी में दो ही रीजन था, एनसीईआरटी में आपको लाइन भी लिख के दिया हुआ है, बोथ टीथ एंड टंग हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। तो टीथ कैसे हेल्प कर रहे हैं मैस्टिकेशन में, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम टंग। तो अगर हम टंग की बात करें तो देखो इधर आपके टंग के ऊपर एनसीईआरटी में एक लाइन लिख के दिया हुआ आपको, मैनी स्मॉल प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द टंग। आपके अगर हम टंग की बात करें तो आपके टंग के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है क्या चीज, इनको बोला जाता है नोन एज पैपिले। क्या बोला जाता है, पैपिले। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, दो चीज समझना आप सभी, एक पैपिले और एक टेस्ट बड, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है। किसमें किसमें मैं बात कर रहा हूं, पैपिले आपको जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको मिलेगी ये सारी चीजें। पैपिले और टेस्ट बड क्या डिफरेंस होता है दोनों में, समझो। देखो टंग के ऊपर जितने भी छोटे छोटे प्रोजेक्शन आपको प्रेजेंट है सभी को मिला के बोला जाता है पैपिले, ठीक है। उसमें से आपको एनसीईआरटी में लाइन भी लिख के दिया हुआ, मैं एग्जैक्ट लाइन की बात करूंगा, सम ऑफ द पैपिले बियर टेस्ट बड, यानी कुछ ही पैपिले ऐसे हैं जिसके अंदर टेस्ट बड होता है। यानी आपको अगर टेस्ट करना है कोई भी चीज तो आपको टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो टेस्ट बड तक अगर वो चीजें पहुंच जा रही है तो आपको टेस्ट पता चल जाएगा उसका, अगर टेस्ट बड तक नहीं जा रही है तो आपको उसका टेस्ट नहीं पता चलेगा। तो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन को याद रखना आप लोग। असर्शन रीजन में भी कई बार पूछा जाता है ये चीज, सम ऑफ द पैपिले बियर टेस्ट बर्ड, ठीक है। कुछ ही पैपिले जो होता है वो क्या बियर करते हैं, टेस्ट बर्ड की बात कर, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है उनको पर। मैं बताता हूँ थोड़ा सा और एडवांस लेके चलता हूँ इस चीज में, क्योंकि बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है। एक लाइन और सुन लो, जो आपका टंग है, टंग है, एक टंग जो होता है एक बेस से देखो एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिससे ये जुड़ी होती है ना, तो टंग जिसके द्वारा जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं टंग इज अटैच्ड एट द बेस ऑफ ओरल कैविटी। क्या, किसके द्वारा, फ्रेनुलम के द्वारा। क्या है देखो इधर, टंग इज अटैच्ड एट द बेस ऑफ ओरल कैविटी। सब एनसीईआरटी की लाइन यार है, आपको पता है नीट में एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, बायो में तो आपको रटा रटाया होना चाहिए सब कुछ। टंग इज अटैच एट द बेस ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या चीज है, ये फ्रेनुलम है, जिसके द्वारा आपका टंग किससे अटैच है, ओरल कैविटी के बेस से अटैच है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, टंग के बारे में थोड़ा एडवांस बताता हूं, कुछ नहीं है एडवांस, आप सुन लो बस, आपके नॉलेज के लिए ये चीजें थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसको। देखो देखो क्या बता रहा था मैं आपको, ये आपका टंग है, ठीक है। ये किसकी टंग है, ये पता नहीं किसकी टंग है, किसी चुड़ैल की टंग है ना चुड़ैल की नहीं है ये। देखो आपको जो टेस्ट पता चलता है वो टेस्ट किसकी वजह, नागिन की है, नागिन की। जो टेस्ट पता चलता है वो टेस्ट किसकी वजह से पता चलता है, आपके जो टंग होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं यहाँ से, है ना, उसी की वजह से पता चलता है। अगर मैं बात करूं तो जितने भी जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो आपके टंग के इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इस अगले रीजन में, इस वाले रीजन में जितने भी बर्ड्स प्रेजेंट है इन्हीं की वजह से आपको टेस्ट आता है, ठीक है। क्या आता है, टेस्ट। अगर मैं बात करूं बहुत सारे पैपिले होते हैं, ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूं थोड़ा बहुत। फंजीफोम पैपिले, ठीक है, बहुत वैरायटी के पैपिले होता है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी का अलग अलग नाम है। यहाँ पे भी कुछ पैपिले होता है जिसको सर्कमवैलेंट पैपिले बोलते हैं, जो कि
10 से 12 ही पेपिले होते हैं, यानी ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इनके मुकाबले इनका बड़ा साइज होता है, ठीक है। इनका जो प्रोजेक्शन है साइज बड़ा होता है, स्फेरिकल होता है, इनको हम बोलते हैं सर्कमवेलेंट पेपिले। ठीक है, यहां पे जो पेपिले प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं फंजीफॉर्म पेपिले। उसके बाद जो प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म पेपिले, नहीं सॉरी, देखो इसको यहां पे जो प्रेजेंट रहेगा सबसे पहले नंबर पे जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे फिलीफॉर्म पेपिले। दूसरे नंबर पे जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे फंजीफॉर्म पेपिले। ये सब एडवांस चीजें आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं नॉलेज के लिए, ठीक है। इधर टंग के इस और इस रीजन में, यानी लेटरल साइड में जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं फोलिएट पेपिले। क्या बोलते हैं हम उसको? फोलिएट पेपिले, जो कि हमारे अंदर नॉन फंक्शनल होता है, यानी हमारे अंदर ये काम नहीं करता है। ये काम करता है जनरली रैबिट के अंदर, कैमल्स के अंदर, इनके अंदर काम करता है, हमारे अंदर काम नहीं करता है। तो फंजीफॉर्म पेपिले हो गया, फिलीफॉर्म पेपिले हो गया, फोलिएट पेपिले हो गया, सर्कमवेलेंट पेपिले हो गया, जो कि लास्ट में प्रेजेंट है, टंग के बिल्कुल पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ऐसे बहुत सारे पेपिले हैं, और इन सभी पेपिले के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? सभी के ऊपर नहीं होता है, कुछ के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपको टेस्ट आता है, आपको पढ़ाया भी जाता है। देखो जनरली हम लोग पढ़ा देते हैं ऐसे, अगर मैं बेसिक बात करूं तो आपका टंग का जो अगला रीजन होता है ये हेल्प करता है स्वीट टेस्ट करने में, फिर उसके बाद सोल्ट टेस्ट करने में, फिर उसके बाद सोर टेस्ट करने में, फिर उसके बाद बिटर टेस्ट करने में। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि टेस्ट जो होता है इस रीजन से आता है। हाँ, आता इसी रीजन से है, लेकिन इधर जब डायग्राम बनाया जाता है तो स्वीट, साल्ट, सोर, बिटर को सेपरेट दिखाने के लिए उसको पीछे तक ले जाया जाता है। सारे के सारे वर्ड कहाँ प्रेजेंट हैं? आपके सिर्फ टंग के एंटीरियर रीजन में, ठीक है। क्लियर है? तो स्वीट, साल्ट, सोर, बिटर सारे के सारे टेस्ट बड की हमने बात कर ली। इसके साथ आपका क्या खत्म हो गया? टीथ खत्म हो गया, टंग खत्म हो गया। एनसीईआरटी का वो लाइन आप याद रखना, बोथ टीथ एंड टंग हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, किस में हेल्प करता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड में। लिख लेना इस चीज को। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम, अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जनरल बता देता हूं। देखो कभी आप देखते हो आपके कई लोगों के जो दांत होते हैं उन दांत के बीच में स्पेस होता है कि नहीं होता? मान लो आपका ये दांत है एक और एक ये दांत है, ठीक है। दोनों दांत के बीच में जो स्पेस होता है ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है आपको पता होना चाहिए, अगर एमबीबीएस में पढ़ोगे आप ये सब चीज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं डाइस्टेम। क्या बोलते हैं उसको? डाइस्टेम। क्लियर है? दो टूथ के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है? डाइस्टेम बोला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज वाली चीजें थी, ये आप याद रखना, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, टीथ हो गया। एक चीज और याद रखना, डाइस्टेम के साथ साथ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल वर्ड काफी बार आएगा, मैं बता देता हूं। आपका चिक है, आपका गाल है और आपका जो जबड़ा है, जो है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, ऐसे फुला रहे हो आप तो इनके बीच में स्पेस है कि नहीं है? या आप समझ सकते हो लिप्स और टंग के बीच में जो आपका स्पेस है, इसको बोला जाता है बक्कल वेस्टिब्यूल। क्या बोला जाता है? बक्कल वेस्टिब्यूल। बक्कल वेस्टिब्यूल किसको बोला जाता है? स्पेस बिटवीन टीथ एंड चिक्स, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोला जाता है? बक्कल वेस्टिब्यूल बोला जाता है। और मैंने आपको बता दिया स्पेस बिटवीन टू टूथ, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? डाइस्टेम। डाइस्टेम किसको बोला जाता है? स्पेस बिटवीन टू टूथ, दो दांत के बीच में जो स्पेस बच जाता है उसको बोला जाता है डाइस्टेम। ये आपको पता होना चाहिए, डाइस्टेम बहुत लोगों को है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया था ना? अब टीथ के बाद हम बात करते हैं किस चीज की? अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की। बहुत बच्चों को पता होगा फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, है ना, एनसीईआरटी भी लिख के देती है। तो दूसरा जो हमारा है फेरिंग्स, चलो फेरिंग्स पहले ले लेते हैं, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या है? आप सभी को पता है, इट इज अ, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं आप लोगों के लिए, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब ध्यान से समझो, कुछ नहीं है।
आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये आपका क्या है, नोज है, और ये आपका जो है बक्कल कैविटी। ये दोनों खाना जो भी खाया आपने, वो दोनों पहले एक कॉमन रास्ता से होकर गुजरता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आपका नोस्ट्रिल वाला जो रीजन है ये, ठीक है, और जो आपका बक्कल कैविटी वाला रीजन है, ये दोनों के दोनों, नोज वाला और जो आपका आपने जो फूड खाया ये वाला रीजन, ये दोनों के दोनों एक कॉमन रास्ते से होकर गुजरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। यानी यहाँ से जो आपने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, ये भी आ रहा है, और यहाँ से जो आपने खाना खाया वो भी आ रहा है। दोनों के दोनों किसके पास आ रहा है, फेरिंग्स के पास आ रहा है। इसलिए इसको बोला जाता है फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। बात आया, एक बार तो यही जा रहा है। अब होगा क्या, आगे जाके ये डिवाइड कर जाएगा आपका फेरिंग्स, एक इधर ट्यूब बनेगी और एक इधर बैक में। इधर जो पाइप जाती है पीछे की तरफ, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, ईसोफेगस। फेरिंग्स आगे किस में डिवाइड हो जाएगा, फेरिंग्स जो है आपका ये डिवाइड हो जाएगा आगे किस चीज में, ये डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। किस में, बैक साइड में पोस्टीरियर सरफेस पे, याद रखना, देखो ध्यान से, पोस्टीरियर सरफेस पे ईसोफेगस, ईसोफेगस, और आगे बात करें तो ट्रैकिया। तो आपको पता होगा ईसोफेगस को आप लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इस पाइप में से फूड ट्रांसफर होने वाला है। वही ट्रैकिया की बात करें तो इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं, विंड पाइप। अब देखो ये जो इधर से पीछे जा रहा है, एनसीईआरटी में लिख के दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कौन से सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ये पोस्टीरियर सरफेस में। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपका पोस्टीरियर सरफेस होता है वो पीछे वाला सरफेस होता है, और जो एंटीरियर सरफेस होता है वो आगे वाला सरफेस होता है। और ट्रैकिया क्या होता है, ये आपके एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। नेक के पोस्टीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा, नेक के पोस्टीरियर सरफेस पे ईसोफेगस प्रेजेंट होगा, और नेक के एंटीरियर सरफेस पे क्या, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है जाते हुए, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये है ट्रैकिया। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट बात करें हम, देखो फेरिंग्स के बहुत सारे रीजन होते हैं। अब मैंने आपको बताया फेरिंग्स जनरली इस रीजन में प्रेजेंट होता है, यहाँ से यहाँ तक में, क्योंकि यहाँ से आपका माउथ है, नोज है, तो इस रीजन में प्रेजेंट होता है। बीच में इधर से समझो, ये बीच में एक रास्ता जा रहा है, कॉमन रास्ता, यहाँ से समझो, यहाँ मैंने अभी डायग्राम बनाया था, तो एक कॉमन रास्ता जा रहा है, ठीक है। तो फेरिंग्स की भी हम बात करें तो वैसे ही इसको 3 भागों में बांटा गया है। फेरिंग्स को किस किस भाग में, 3 पार्ट्स है इसके। पार्ट्स की अगर हम बात करें, पहला है नेसोफेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स, और तीसरा है लैरिंगोफेरिंग्स। देखो फेरिंग्स का वो भाग जो नेसल चैम्बर में, ये भी तो आगे तक ही है ना, सिर्फ इसके पीछे भी तो है ना खाली जगह, उस भाग में जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं नेसोफेरिंग्स। जो भाग ईसोफेगस में प्रेजेंट है, यानी इस वाली पाइप में जा रहा है, क्योंकि कॉमन रास्ता है, मान लो देखो ये आपका, तो ये आपका आगे जाके इधर आपका ये फूड वाला रीजन है, मान लिया मैंने, ये पीछे जा रहा है, ठीक है। कॉमन पैसेज बनाते हैं, रुको एक मिनट, ये नोज वाला रीजन हो गया, और उसके बाद ये आपका फूड वाला रीजन हो गया, ठीक है। अब नोज से जो भी आपने सांस लिया तो इस रास्ते से होते हुए इस ट्यूब में से जाएगा, और जो भी आपने खाया वो पीछे से होते हुए, बैक से होते हुए इस ट्यूब में जाएगा। तो एक बार तो इधर से जो भी खाया आपने इस रास्ते में से कॉमन तरीके से जा रहा है, इधर तो कॉमन है सब, ठीक है। तो ये जो पीछे की तरफ गया हुआ है ये ईसोफेगस, और सामने जो गया हुआ है वो क्या चीज़ है, ट्रैकिया है। अब इस फेरिंग्स का वो रीजन जो ईसोफेगस के अंदर जा रहा है, ये ईसोफेगस है, किसके अंदर जा रहा है, ईसोफेगस के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नेसोफेरिंग्स, सॉरी ओरोफेरिंग्स। जो नेसल कैविटी के अंदर इसका रीजन है इसको हम बोलेंगे नेसोफेरिंग्स। ये कौन सा रीजन है, फेरिंग्स वाला। इधर जो रीजन है नेसोफेरिंग्स, इसको जो है इधर जो प्रेजेंट है उसको ओरोफेरिंग्स। और जो आपका ट्रैकिया की तरफ जा रहा है, तो ट्रैकिया का पहला पार्ट क्या है, लैरिंग्स, तो जो लैरिंग्स में जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, लैरिंगोफेरिंग्स। तो 3 रीजन हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया, नेसोफेरिंग्स हो गया, और लैरिंगोफेरिंग्स हो गया। तो बात आया समझ में, ये था आपका फेरिंग्स। हालांकि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, बात खत्म, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेरिंग्स के बाद, मैं एक ग्लैंड की बात कर लेता हूं अभी, सलाइवरी ग्लैंड, इसको खत्म करते हुए चलेंगे आगे। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है, देखो इधर सलाइवरी ग्लैंड से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है
ठीक है, मैं आपको पहले टॉपिक करवाता हूं और फिर उसके बाद उसके बारे में बताऊंगा। ध्यान से देखो, कौन से ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूं? सलेवरी ग्लैंड की। ठीक है, पहला ग्लैंड हमने यही बोला था कि आपको साथ साथ में ग्लैंड के बारे में भी बताते चलेंगे। तो पहले समझो सलेवरी ग्लैंड। देखो ग्लैंड क्या होता है, समझो इस बात को पहले। ग्लैंड आपकी बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, जो कि खुद को मॉडिफाई करते हैं क्या करने के लिए? केमिकल सिक्रेट करने के लिए। देखो एक बार समझो, आपकी बॉडी से पसीना आता है, तो पसीना आ रहा है तो यहाँ पे क्या है? स्किन है सिर्फ। तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे सेल है आपके स्किन के नीचे जो खुद को मॉडिफाई कर चुके हैं किस चीज़ के लिए? कोई ना कोई केमिकल सिक्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो ग्लैंड होता है स्किन के नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड, दो ग्लैंड होता है। तो पसीना सिक्रेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई केमिकल रिलीज कर रहे हैं, तो उस केमिकल जो रिलीज करते हैं आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। तो ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज, ग्लैंड क्या होता है? इट इज अ क्लस्टर। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ग्रुप बने, सिंगल भी हो सकता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड भी होता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड भी होता है। ठीक है, तो इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल। आप इसको क्लस्टर ऑफ सेल की जगह सिंगल सेल भी लिख सकते हो। ठीक है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल विच मॉडिफाई itself फॉर सिक्रीशन, जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंड। बात आई समझ में? अब बात कर रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड, तो नाम आपको इंडिकेट कर रहा है सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा। सलाइवरी ग्लैंड जो केमिकल रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी जूस। क्या बोलते हैं हम इसको? सलाइवरी जूस। बात आ रही है समझ में? देखो सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए, आपके सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के, अगर हम बात करें बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, तो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इस पर काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो 3 पेयर, इस वर्ड की तरफ ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा आपको। जिन बच्चों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है इस चैप्टर पे, उन बच्चों को पता होगा। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। कितने पेयर? 3 पेयर। याद रखना, कई बार सिंगल लिखा होता है 3 सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, नहीं, पेयर में प्रेजेंट है। 2 इधर आपके चिक में, 2 आपके इसमें मैक्सिला और मैंडिबल वाले रीजन में, इस वाले में, और 2 आपके टंग के नीचे बिल्कुल। ठीक है, कौन कौन सा मैं अगर बात करूं तो पहला है पैरोटिड, जो कि प्रेजेंट होता है चिक रीजन में। ठीक है, क्लियर है? कहां प्रेजेंट होता है? चिक में, आपके गाल में प्रेजेंट होता है। दूसरा सब मैक्सिलरी। देखो मैक्सिला बोन आया था ना, इसलिए आपको बताया था, आपको जनरली बताया नहीं जाता है। देखो इधर सब मैक्सिलरी, इसलिए आपको मैंने पहले ही मैक्सिला और मैंडिबल बताया था। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है लोअर जॉ में और अपर जॉ में। एनसीईआरटी सिर्फ इसका लिख के देती है आपको सब मैंडिबल, और ऐसे लिखा होता है आपको ब्रैकेट में, तो आपको लगता है सिर्फ लोअर जॉ में। तो ये लोअर जॉ अपर जॉ दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है, सब मैक्सिलरी मतलब ऊपर वाले, मैक्सिला के नीचे वाले रीजन में, सब मैंडिबुलर लोअर जॉ में, यानी अल्टीमेटली ये कहां आ गया? लोअर जॉ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, तो थर्ड जो होता है वो होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो कि कहां प्रेजेंट होता है? ये आपके टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो द टंग। बात आई समझ में? 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पहले नंबर पे पैरोटिड जो कि चिक में प्रेजेंट होता है, दूसरे नंबर पे सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है, तीसरे नंबर पे सबलिंगुअल जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। अब एक चीज और समझो, देखो ग्लैंड की अगर हम बात करें ना, तो ग्लैंड को 2 भागों में बांटा गया है। ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ग्लैंड को 2 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो किस बेस पे इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला गया है और किस बेस पे एंडोक्राइन ग्लैंड। आप समझो एक चीज को, एक तो ये तरीका है, मान लो इधर से पानी लीक कर रहा है, पानी गिर रहा है,
लीक नहीं कर रहा है, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। पानी गिर रहा है तो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट पूरे के पूरे स्पेस से पानी गिरे, ठीक है, जितना भी एरिया है इधर का, या मान लो इधर से बोर्ड पे से पूरे में से पानी गिरे, ठीक है, वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा रूफ, ठीक है, इधर से गिरे, पहला तरीका। दूसरा, इधर कुछ पाइपलाइन बनी हो, ऊपर से जो भी पानी है पाइपलाइन के द्वारा आए, तो इसी बेस पे डिवाइड किया गया। अगर पाइपलाइन के द्वारा कोई चीजें सीक्रेट हो रही है, जैसे मान लो सलाइवरी ग्लैंड है, तो हो सकता है ग्रुप ऑफ सेल पूरा का पूरा रिलीज कर रहे हैं, पूरा का पूरा केमिकल रिलीज कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी डक्ट के द्वारा रिलीज करते हैं, किसी ना किसी टिब्यूल के द्वारा रिलीज करते हैं, तो ऐसे ग्लैंड को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीशन करते हैं, मतलब किसी पाइपलाइन के द्वारा उनका सिक्रीशन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसीलिए जो आपका सलाइवरी ग्लैंड है, ये कैसा ग्लैंड है? इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों एक्सोक्राइन ग्लैंड है? क्योंकि इसका जो सिक्रीशन होता है वो किसी न किसी ट्यूब के द्वारा होता है, किसी न किसी डक्ट के द्वारा होता है। देखो मैं बात करूं, अगर पैरोटिड का जो सिक्रीशन होता है वो जिस डक्ट के द्वारा होता है वो होता है स्टेंसन डक्ट, ठीक है। दूसरा सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर की बात करें तो इसके लिए जो डक्ट होता है वो होता है वोर्थसन डक्ट। सब लिंगुअल की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो डक्ट होता है, इसके लिए जो डक्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिविनस डक्ट। बात आ रही है समझ में? मतलब यहां से जो सिक्रीशन हो रहा है वो ग्रुप ऑफ सेल सिक्रीट तो कर रहा है, सही बात है, बक्कल कैविटी में सिक्रीट कर रहा है, लेकिन किसी न किसी ट्यूब के द्वारा, छोटी छोटी ट्यूब निकली हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं स्टेंसन डक्ट, इसको हम बोल रहे हैं वोर्थसन डक्ट, इसको हम बोल रहे हैं रिविनस डक्ट। ये आपको क्लास 7th में पढ़ाया जाता है। फिर दोबारा बता रहा हूं मैं अभी, आपके फिर रिपीट होएगा ये आपका MBBS में, BMS में, BHMS में, हर जगह रिपीट होएगा। पैरोटिड चीक स्टेंसन डक्ट, सबमैक्सिलरी सबमैंडिबुलर लोअर जा वोर्थसन डक्ट, सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल बिलो द डक्ट रिविनस डक्ट। क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं कैसे आते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा पैरोटिड का लोकेशन, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर का लोकेशन, सबलिंगुअल का लोकेशन, ठीक है। अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में, हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट पूछ रहा है, सब पूछते हैं इसको, ठीक है। पहले ये पूछा जा सकता है डक्ट के बारे में, नीट को छोड़ के नीट में भी ऐसा पूछा जा सकता है, हालांकि नहीं पूछा गया अभी तक डक्ट से ऊपर क्वेश्चन, क्योंकि नीट बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी हो गया अभी, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए और भी अदर एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हो, आप नर्सिंग वर्सिंग दे रहे हो, तो उधर डक्ट से भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको, क्लियर है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सलाइवरी ग्लैंड। अब देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो कि मिलके क्या सिक्रेट करता है, कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, और ये जो केमिकल सिक्रेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सलाइवरी जूस बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की, सलाइवरी जूस की बात करते हैं, ठीक है। यानी ये कैसे हेल्प कर रहा है? देखो, जो भी सलाइवरी जूस रिलीज होगा ना, ये सलाइवरी जूस डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा? पहले ये देखो, आपके जो फूड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और इस कार्बोहाइड्रेट का मैं सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म उठा लेता हूं, मैंने उठा लिया स्टार्च, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे इस चीज के लिए भी सोचते हैं, जो बच्चे डीपली पढ़ते हैं, डीपली मतलब सोच के पढ़ रहे हैं, रट्टा नहीं मार रहे हैं, ठीक है। तो देखो, 2 कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एक स्टार्च भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और एक सेलुलोज भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो एनसीईआरटी हमेशा स्टार्च लिखी रहती है डेफिनेशन, इसमें जहाँ पे ये रिएक्शन लिखा हुआ है, सेलुलोज की बात क्यों नहीं करती है? तो आप सोचना कभी भी, मैं इसको थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, नेक्स्ट मैं बताऊंगा अभी कि सेलुलोज यहाँ पे क्यों नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आप ये सोचना, देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ना, सेलुलोज का डाइजेशन, देखो हमारे केस में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ग्लैंड पड़ेंगे, कहीं पे भी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना इस बात को, बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है ये सभी का। जो हमारे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप लोग आंसर खुद ढूंढना। ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ ये चीज़ आपको, समझो क्या है। सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम एब्सेंट है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है। पहले समझो सेलुलोज क्या होता है। जो आप प्लांट खाते हो ना, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। आपने पालक खाया, उसके अंदर क्या चीज़ है? सेलुलोज है, ठीक है। अब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जब कोई एंजाइम है ही नहीं, तो हम जो पालक खा रहे हैं, सरसों खा रहे हैं, बथुआ खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं हम, इन सभी का डाइजेशन हो कैसे रहा है? हमारी बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट कैसे हो जा रहा है? ये आपको कमेंट के अंदर आंसर बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्च। तो स्टार्च को क्या करेगा? ये जो आपका सलाइवरी जूस है,
स्लेवरी जूस इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट करेगा इसको डाइसैकेराइड के अंदर। और एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है माल्टोज, और भी बहुत तरह के डाइसैकेराइड होते हैं, एनसीईआरटी में माल्टोज लिखा हुआ है। और मैं बात करूँ तो लैक्टोज होता है, लैक्टोज भी इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है। सुक्रोज की अगर हम बात करें तो सुक्रोज भी क्या है, डाइसैकेराइड। पहले इस बात को समझो, ये कॉम्प्लेक्स था, इट इज अ पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर बताना आप कि सेलुलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है, कमेंट के अंदर, ठीक है। देखो स्टार्च की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये है पॉलीसैकेराइड। क्या है ये, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट किया जाएगा किस फॉर्म में, डाइसैकेराइड की फॉर्म में। कहां पे, स्लाइवरी जूस। देखो प्रोसेस क्या था, आपको जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म थे पॉलीमर की फॉर्म में था, इसको कन्वर्ट करना था इस फॉर्म में, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब है यहां पे सिर्फ 2 यूनिट बची है, किसकी, सैकेराइड की, किसकी, सैकेराइड की, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड मतलब इसमें बहुत सारी यूनिट थी, इसको आपके स्लाइवरी जूस ने ब्रेक करके तोड़ दिया, कहां तक, डाइसैकेराइड की फॉर्म में। यानी अब इसमें कितने यूनिट बची है, अब इसमें 2 ही यूनिट बची है। तो ये आपका स्लाइवरी जूस का काम है, जो कि ये सब रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम कंपोजिशन की, किसकी बात करें, कंपोजिशन ऑफ स्लाइवरी जूस। स्लाइवरी जूस के अंदर क्या क्या होता है, कंपोजिशन के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बात करें हम इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। देखो ध्यान से, कौन सा एंजाइम, स्लाइवरी अमाइलेज पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो इसमें एंजाइम होता है वो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तीसरे नंबर पे जो इसमें एंजाइम होता है वो थायोसाइनेट एंजाइम होता है। ठीक है। साथ ही साथ हालांकि एनसीईआरटी के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज का नाम लिखा हुआ है और लाइसोजाइम का नाम लिखा हुआ है, तो आप ये दोनों तो आपको याद रखना ही रखना है। थायोसाइनेट मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके अंदर थायोसाइनेट भी होता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया जो आपके फूड के अंदर होता है, यानी जो लाइसोजाइम काम कर रहा है वो थायोसाइनेट भी काम करता है, जो फूड के अंदर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसको मारता है। ठीक है, मैं सभी के फंक्शन की बात करता हूँ अभी, बस एक बार देखो। प्लस इसके अंदर 4th नंबर पे क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। कंपोजिशन आपको याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट, ये पूछा जा चुका है आपसे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि आपके स्लाइवरी जूस में प्रेजेंट होते हैं। आप सोचो कि इस इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपके जो बक्कल कैविटी है, इसका जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। तो इस 6.8 पीएच को मेंटेन करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो ये इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रीशन होता है। क्योंकि देखो आपको ये चीज़ तो पता होगा कि जितने भी एंजाइम होते हैं, नहीं पता तो सुन लो, हर एक एंजाइम जो होता है, क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एंजाइम, एंजाइम जो वर्क करता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच। ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी बताया जाता है आपको, बायो में भी बता रहा हूं मैं आपको कि जो एंजाइम वर्क करता है उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए और एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए। ठीक है, अगर उस पीएच से कम हुआ या उस पीएच से ज़्यादा हुआ तो वो काम नहीं कर पाएगा। मान लो मेरे को अभी पढ़ाना है, सिंपल से समझो, अगर मेरे पास ये बोर्ड नहीं रह पाएगा तो मैं पढ़ा पाऊंगा। कई बच्चे बोलेंगे हाँ सर पढ़ा सकते हैं, आप डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं, जुनूनी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि बोर्ड चाहिए मेरे को, लिखना है तो मैं पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए ऐसे ही सेम एंजाइम जो होता है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए और एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए। अगर वो टेम्परेचर पीएच इसको मिल जाता है तो ये काम करता है, अगर नहीं मिलता है तो नहीं करता। तो आपका बक्कल जो स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ये जो मैंने आपको बताया ना, कार्बोहाइड्रेट में स्लाइवरी जूस कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है यही कन्वर्ट कर रहा है उसको। ठीक है, कौन कन्वर्ट कर रहा है, स्लाइवरी अमाइलेज। और इसको काम करने के लिए जो पीएच चाहिए वो पीएच चाहिए 6.8। याद रखना 3 पीएच, अभी बता देता हूं आपको कौन कौन से 3 पीएच, इधर लिख रहा हूं मैं, देखो 3 जगह के पीएच आप लोग याद रखना। आपका बक्कल कैविटी का पीएच, बक्कल कैविटी का पीएच कितना होता है, पीएच होता है इसका 6.8। ठीक है, आपके स्टमक का पीएच, स्टमक का जो पीएच होता है
कितना होता है 1.8। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो कितना होता है 7.8। ये 3 पीएच आपको याद रखना है। एक और पीएच मैं बता देता हूं आपको, जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बताऊंगा। जो आपका ब्लड होता है वो ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है 7.4। हालांकि और भी होते हैं, जैसे बाइल जूस है, बाइल जूस का पीएच 8 होता है। तो इतना नहीं बताएंगे, जो पूछा जाता है सिर्फ वही बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है तीनों पीएच का। नेक्स्ट बात करें हम, सलाइवरी अमाइलेज का काम मैंने बता दिया। सलाइवरी जूस में जो सलाइवरी अमाइलेज होता है स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। दूसरे की अगर हम बात करें लाइसोजाइम और थायोसाइनेट की, ये दोनों क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया और वायरस को किल करते हैं। जो आपके फूड में बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ये लोग किल करते हैं, ठीक है। सभी का काम मैंने बता दिया, सलाइवरी अमाइलेज का काम बता दिया, लाइसोजाइम का काम बता दिया, थायोसाइनेट का काम बता दिया और इलेक्ट्रोलाइट का मैंने आपको काम बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड हो गया खत्म। इसके साथ फेरिंग्स की हम लोग बात कर चुके हैं, लगभग इसका 1/3 पार्ट हम कर चुके हैं चैप्टर का। हम कंटिन्यू करते हैं फिर इसको किससे, आगे हम पढ़ेंगे ईसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज। पार्ट 2 में इसका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम हो गया है तो हम लोग इसको नेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, पार्ट 2 में इसको खत्म कर देंगे। आप लोग जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो आपको बैक टू बैक मिलेगी। हम कोशिश करेंगे पूरी इस वीक में या अगले वीक तक जो 2 लेक्चर के हिसाब से लगभग इस यूनिट को पूरी को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम 12th का पूरा पोर्शन लेके आएंगे, 12th कंप्लीट कर देंगे। यानी नीट से पहले आपको 1 शॉट वीडियो हर चैप्टर का हम लोग पूरी कोशिश करेंगे देने की, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा सा आपको आज बता दिया, ठीक है, थोड़ा हिंट भी कर दिया सारी चीज़ें। अब जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं वो सभी इसके क्वेश्चन लगा के देखो, हो सके तो पहले मेरे पढ़ाने से आप क्वेश्चन लगा के रखो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।